सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमा घनी। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 6 हमारा राजस्थान के अध्याय नंबर 8 से, जिसका नाम है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। अर्थात पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आजीविका क्या होती है। आजीविका जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आ प्लस जीविका, अर्थात हम अपने जीवन के निर्वाह के लिए जो भी कार्य करते हैं उसे ही आजीविका कहा जाता है। अर्थात हम कौन सा कार्य करते हैं, ठीक है, कौन सा कार्य करते हैं, जैसे कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं या कोई और कार्य करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 8 से। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं, यह क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु एवं आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है भी? प्राकृतिक संसाधन हो गया, जलवायु हो गई और आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर हो गया, ठीक है। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है, साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अतः यहाँ के लोग प्रमुखतः कृषि, पशुपालन एवं खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या बढ़ी है। फिर है राजस्थान में कृषि। राजस्थान में कृषि के बारे में बताया गया है। राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है। कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थल है भाई? 60% भूभाग मरुस्थल है। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर है। क्या है? जो अधिकांश जो कृषि है वो वर्षा पर निर्भर रहती है। अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। ये क्वेश्चन रीट जैसे एग्जामों में पूछा जा चुका है। मानसून का जुआ किसे कहा जाता है, सीधा पूछा गया है, तो यहां से आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अर्थात राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, इसी कारण राजस्थान की कृषि वर्षा पर ही निर्भर रहती है। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती हैं। कौन कौन सी भाई? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। पहले बात करते हैं रबी की फसल की। रबी की फसल की बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है तथा गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। इसमें गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों आदि की फसलें प्रमुख हैं। कौन कौन सी फसलें प्रमुख है भाई? गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों, ठीक है। फिर है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है एवं शीत ऋतु के प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। इसमें मुख्य फसलें ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि हैं। फिर है जायद की फसल। कौन सी फसल? जायद की फसल। यह फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती है। इस समय खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं। फिर इसने बताया है राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण, यानी राजस्थान कृषि में क्यों पिछड़ा हुआ है, इसके कारण बताए गए हैं। तो पहला है प्राकृतिक कारण, बार बार सूखा, रेतीली, ऊसर एवं बंजर भूमि और मृदा अपरदन। फिर है आर्थिक कारण, किसानों की निर्धनता, उपज का कम मूल्य, पुरानी तकनीक से कृषि सिंचाई के साधनों की कमी, उत्तम खाद बीज की कमी। फिर है संगठनात्मक कारण, ये हो गए भूस्वामित्व की समस्या और नीतिगत कमजोरियां। तो राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के ये 3 कारण हैं, प्राकृतिक, आर्थिक और संगठनात्मक आदि। ये देखिए इसने चित्र 8.1 रबी की फसल, चित्र 8.2 खरीफ की फसल और चित्र 8.3 में जायद की फसलों को चित्र के माध्यम से दर्शाया है। फिर है राजस्थान में कृषि की विशेषताएं।
राजस्थान में कृषि की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में बताया गया है। तो पहला है, देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों एवं ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। किस किस का भाई? बाजरा, ज्वार और ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। गुजरात के पश्चात राजस्थान भारत में मूंगफली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। गुजरात के बाद राजस्थान दूसरे स्थान पर है मूंगफली उत्पादन में। तीसरा है, पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। फिर है चौथा, दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है, दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है। फिर है पांचवां, राज्य में श्रीगंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसलिए श्रीगंगानगर जिले को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना भाई, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अन्न का कटोरा कहा जाता है। राजस्थान का अन्नागार या अन्न का कटोरा श्रीगंगानगर जिले को कहा जाता है। फिर छठा है, पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। फिर है सातवें में बताया गया है, सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। अर्थात सिर्फ 35% पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है राजस्थान में। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं एवं नलकूप अर्थात ट्यूबवेल से होती है। जो कुल सिंचित क्षेत्र है उसका 66% सिंचाई कुएं एवं नलकूप से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। तो ये थी राजस्थान की कृषि के बारे में महत्वपूर्ण बातें। अब पढ़ते हैं राजस्थान में पशुपालन क्या है, पशुपालन के बारे में देखते हैं। तो राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्रों में कम वर्षा एवं कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही जीविकोपार्जन का सहज साधन है। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित हैं ही, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की कई वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। तो यहाँ से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सीधा पूछा गया है पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? 11.27% पशुधन पाया जाता है। फिर बात करते हैं पहला स्थान किसका है? पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है पशुपालन की दृष्टि से। ठीक है। फिर बताया है इसने मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। तो ये लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। ठीक है। फिर है राजस्थान के पालतू पशु। राजस्थान में पालतू पशु कौन कौन से हैं? पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधी आदि पाली जाते हैं। सॉरी। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरियां एवं भेड़ पालन बहुतायत से किया जाता है। राजस्थान की 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार ऊंट एवं गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है। क्या है भाई? राजस्थान में जो 20वीं पशु गणना हुई थी 2019 में, उसमें ऊंट एवं गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है। फिर है भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। गाय एवं भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। राजस्थान में मुर्गी पालन अर्थात पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। फिर इसने चित्र 8.4 के माध्यम से राजस्थान में पशुपालन को दर्शाया है। ठीक है। फिर पशुपालन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं इसके बारे में बताया गया है। पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है एवं पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। इस व्यवसाय से
पौष्टिक आहार अर्थात घी, मक्खन, छाछ, दही आदि प्राप्त होते हैं। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादों को विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। निर्यात अर्थात बेचा जाता है। आयात होता है खरीदना और निर्यात होता है बेचना, ठीक है। फिर है पशुपालन में समस्याएं। पशुपालन में समस्याएं कौन कौन सी हैं? पशुपालक निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार एवं सही इलाज नहीं दे पाते हैं। पशुपालकों के पास कमजोर एवं घटिया नस्ल के पशु हैं। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है। परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं। पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है। बार बार सूखे एवं अकाल से पशुओं के लिए जल एवं चारे की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये राजस्थान में पशुपालन की प्रमुख समस्याएं हैं, ठीक है। फिर है राजस्थान में खनन। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। क्या है? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 66 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। कितने प्रकार के? 66 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। फिर है राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है, यानी सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज है? रॉक फॉस्फेट। फिर है सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। ये जो खनिज है इनका राजस्थान में एकाधिकार है। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। फिर ये चित्र 8.5 में दिखाया गया है राजस्थान में खनन। फिर है चूना पत्थर, टंगस्टन, अबरक, तांबा, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के काफ़ी अवसर हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन की समस्या निरंतर बढ़ रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी है, जिसके गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो रहे हैं। तो अब शब्दावली देख लेते हैं। आजीविका। आजीविका होती है रोजगार या जीवन निर्वाह हेतु किया जाने वाला कार्य, उसे कहा जाता है आजीविका। अतिवृष्टि क्या होती है? अतिवृष्टि होती है अत्यधिक वर्षा। फिर है निर्यात, देश से वस्तुओं को अन्य देशों में भेजना। क्या है? देश से वस्तुओं को अन्य देशों में भेजना। फिर अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? रबी की फसल कौन सी है भाई प्रमुख से? यह है गेहूं की फसल। गेहूं के साथ साथ सरसों भी महत्वपूर्ण रबी की फसल है। फिर है दूसरा, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो यह है बाजरा। यह सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में बोया जाता है, ठीक है। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है भाई। खरीफ की फसल कौन सी ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है? यह वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है भाई। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कौन से पशुओं की संख्या में चिंताजनक गिरावट हुई है भाई? ऊंट और गधों की संख्या में चिंताजनक गिरावट हुई है। फिर बताया है पशुपालन से क्या लाभ है? कोई 2 लाभ लिखिए। किन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है? पशुपालन क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं बताइए। राजस्थान में अवैध खनन से क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं? तो ये हमारा 8वां लेसन था राजस्थान अध्ययन का। अगर आपको अच्छा लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।